सभी को नमस्कार। आज हम 11वीं क्लास का क्लास 11th के लिए एक सोशलॉजी इंट्रोडक्टरी वीडियो लेकर के आए हैं। समाजशास्त्र का परिचय। इसमें हम मुख्यतः 3 भागों के बारे में जानेंगे। पहला, करियर ऑप्शंस इन सोशलॉजी। सोशलॉजी में हमारे करियर के क्या क्या ऑप्शंस हैं। दूसरा, करिकुलम यानी कि समाजशास्त्र का 11वीं का पूरा पाठ्यक्रम। तीसरा, क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर यानी कि जो क्वेश्चन पेपर आता है हमारा उसका क्या क्या पैटर्न होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला आता है हमारा सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक समझ और सामाजिक विकास। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट यानी कि बच्चों के अंदर कौशल का निर्माण करना। उसके बाद है हमारा समस्या को सुलझाने का कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अगर बच्चों के सामने किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो उसको बच्चे किस प्रकार से डील करेंगे, किस प्रकार से फेस करेंगे, इससे संबंधित समाजशास्त्र के अंदर बताया जाता है। फिर है हमारा निर्णय लेने की क्षमता या निर्णय लेने का कौशल, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल। फिर डीप थिंकिंग स्किल, गहन सोच का कौशल यानी कि किसी भी विषय पर हम किस हद तक सोच सकते हैं उसके बारे में। जैसे सामान्य हमारे बहुत सारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, उन पर हम किस प्रकार से सोच विचार कर सकते हैं। फिर संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये तो इसमें है ही। उसके बाद लेखन कौशल यानी कि किसी भी विषय के ऊपर हम किस प्रकार से निबंध लेखन किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे उसके हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ये सभी। और अंतिम है इसमें पारस्परिक समझ कौशल यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्किल। हम आपस में एक मिल करके किस प्रकार से एक कार्य को कर सकते हैं। फिर है करियर ऑप्शंस इन सोशलॉजी। सोशलॉजी में करियर के क्या विकल्प हैं यानी कि आगे भविष्य में यदि हमें नौकरी या फिर बिजनेस करना है तो उससे संबंधित हम किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे हैं, इसके लिए दुनिया भर के इसमें ऑप्शंस होते हैं सोशलॉजी लेने वाले बच्चों के लिए। तो हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो काउंसलर और गाइडेंस मेकर बन जाते हैं काफ़ी सारे जो लोग होते हैं। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बन जाते हैं कंपनीज़ के अंदर। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन जाते हैं, मार्केट किस तरीके से बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। लॉयर्स की उसमें जा सकते हैं हम, LLB कर सकते हैं। मीडिया प्लानर बन सकते हैं। पॉलिसी एनालिस्ट, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद में सोशल वर्कर, समाज सेवी बन सकते हैं। सर्वे रिसर्चर, किसी प्रकार के सर्वे करके उनके ऊपर रिसर्च निकाल करके हम उसको पब्लिश करा सकते हैं। स्कूल टीचर, लेक्चरर इत्यादि बन सकते हैं। उसके बाद में है हमारा कॉलेज प्रोफेसर, प्रोफेसर्स भी बन सकते हैं। लेबर ऑफिसर, तो ये लेबर ऑफिसर कई प्रकार के विभागों में इनकी नियुक्ति होती है, उसमें हम जा सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, कल्याण अधिकारी होते हैं, ये कई जगह पे अलग अलग राज्यों में भी इनके चयन किए जाते हैं। फिर फैमिली प्लानर, उसके बाद में जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता में भी जा सकते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई अपनी NGO शुरू कर सकते हैं। रिसर्चर बन सकते हैं, किसी भी विषय को लेकर के आप शोध कार्य कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी में भी काम कर सकते हैं, वहाँ पर भी इनकी पोस्ट निकलती हैं। कंज्यूमर रिसर्च, ठीक है, इसके बारे में भी हम कार्य कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज, UPSC की तैयारी कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों से सोशलॉजी विषय वाले जो छात्र हैं उनका जो चयन है वो बड़ी संख्या में ऐसे बच्चों का चयन हुआ है। तो सिविल सर्विसेज UPSC में और स्टेट सिविल सर्विसेज PCS में भी इस विषय को लेकर के हम अपना चयन करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विषय है उस विकल्प के लिए। उसके बाद में हम आते हैं करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। तो हम देखते हैं कि करिकुलम के आधार पे सोशलॉजी बुक जो है हमारी 11th क्लास की कौन कौन सी हैं उसमें देखते हैं। तो हमारी सोशलॉजी की 2 बुक्स है 11th क्लास में। पहली पुस्तक का नाम है समाजशास्त्र परिचय और दूसरी पुस्तक का नाम है समाज का बोध। तो दोनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशलॉजी। इसके अंदर हम देखते हैं समाजशास्त्र एवं समाज, पहला पाठ ये है। दूसरा, समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पना एवं उनका उपयोग। फिर आता है सामाजिक संस्थाओं को समझना, संस्कृति तथा समाजीकरण। और अंतिम आता है अनुसंधान पद्धतियाँ। तो ये अनुसंधान पद्धतियाँ जो है ये अलग अलग प्रकार के शोध कार्य के लिए अपनाई जाती हैं, परंतु ये जो रेड कलर से इसमें कलर दिखाया गया है वो इसलिए क्योंकि ये इस साल ये जो पाठ है इसमें से हटा दिया गया है। पुस्तक 2 समाज का बोध के अंदर से पहला है समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं। फिर आता है हमारा ग्रामीण और तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक व्यवस्था। पर्यावरण और समाज, पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय, भारतीय समाजशास्त्री। तो इसमें से पाठ 1 और पाठ 3 जो है वो इस वर्ष के लिए हटा दिए गए और
जो बाकी के जो हमारे पार्ट हैं, ये 3 पार्ट इसमें आएंगे एग्जाम्स के अंदर। तो पाश्चात्य समाजशास्त्र में हम मुख्यतः 3 समाजशास्त्रियों के बारे में जानेंगे, आपका कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमिल दुर्कheim। ठीक है, उसके बाद में भारतीय समाजशास्त्र में हम एम.एन. श्रीनिवास जी के बारे में, जी.एस. घुरिया जी के बारे में, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो कोविड के कारण हमारे कुछ विषय जो हटे हैं वो हम देख लेते हैं। ये सिलेबस में पीछे भी मैंने बताई दिया आपको 11th क्लास में, जो इंट्रोड्यूसिंग सोशोलॉजी वाला जो बुक है उसके अंदर डूइंग सोशोलॉजी रिसर्च मेथड्स हटा दिया गया और अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी के अंदर पार्ट 1 और पार्ट 2 एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, ये पार्ट 3 है यहाँ पे, और सोशल स्ट्रक्चर, ये जो है ये दोनों पार्ट हटा दिए गए हैं। अब परियोजना कार्य, तो पाठ्यक्रम के अलावा हमें और क्या कार्य करना होता है, तो हमें एक परियोजना कार्य करना होता है, प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं उसको। तो प्रोजेक्ट वर्क में बेसिकली ये एक पूरे सत्र के दौरान विद्यालय स्तर पर किए गए परियोजना कार्य का मूल्यांकन जो होता है वो किस आधार पर होता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा मैं। 20 अंकों का ये पूरा कार्य होता है। तो इसमें छात्रों को अलग अलग परियोजना दी जाती है, एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, उसके ऊपर वो अपनी तरफ से शोध करके और उसके डिटेल में लिखते हैं। तो उसका लिखने का क्या पैटर्न होता है उसको मैं समझाता हूँ। तो परियोजना कार्य का जो परिचय ऊपर दिया जाता है वो 2 अंक का होता है। फिर परियोजना का उद्देश्य, क्यों ये परियोजना की जा रही है, उसको वो 2 अंक का है। अनुसंधान प्रश्न परिकल्पना, वो 2 अंक का है। अनुसंधान की तकनीक 3 अंक की है। आंकड़ों का विश्लेषण एवं संकलन, यानी उनको इकट्ठा करना सारे डाटाज को, तो वो 4 अंक का है। फिर जो निष्कर्ष हम निकाला, हमने जो रिजल्ट या कंक्लूजन निकाला वो 2 अंकों का है। परियोजना कार्य पर आधारित वाइवा, एक वाइवा उस पर तैयार किया जाता है, यानी वाइवा जो है वो टीचर्स या एग्जामिनर जो बाहर से आते हैं वो एक वाइवा लेते हैं, उसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं, तो वो 5 अंकों का होता है। और इस प्रकार से हम सभी को जोड़ेंगे तो ये हमारे 20 अंक का कुल परियोजना का कार्य होता है। ठीक है, उसके बाद में प्रोजेक्ट एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या होते हैं प्रोजेक्ट के, तो कोलैबोरेशन होता है, यानी एक सहयोग जो है आपस में टीम वर्क होता है, 2-3 बच्चे मिलकर के इसको कर सकते हैं, तो कोलैबोरेशन होता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या को दिया जाता है, कोई सामाजिक मुद्दा होता है, उससे संबंधित कोई समस्या दी जाती है और उसको सॉल्व करना होता है। फिर क्रिएटिविटी, इसमें रचनात्मक कार्य होते हैं, कई तरीके से छात्र इसका डाटा इकट्ठा करते हैं। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि विषय को मूलतः समझने का प्रयास किया जाता है कि इस विषय का या इस मुद्दे का क्या कारण है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे जब ये बच्चे इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लेते हैं तो एक उनके अंदर एक आत्म जो विश्वास की भावना होती है वो प्रस्फुटित होती है। क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक एक सोच जो है वो पैदा होती है बच्चों के अंदर। प्रिजर्वेंस होती है, यानी कि उसको कैसे सुरक्षित रखना है, ठीक है, सुदृढ़ता कैसे आती है उसके अंदर, उसको बारे में जो है बच्चे तैयार होते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज किया जाता है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आता है। क्यूरियोसिटी, जागरूकता और उत्साह बच्चों में पैदा होता है। और अंत में आता है एम्पावरमेंट, किस प्रकार से सशक्तिकरण कैसे होता है, तो ये उसके बारे में है। इसके बाद में हमारा जो प्रश्न पत्र आता है, तो थोड़ा प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। प्रश्न पत्र का प्रारूप हमारा कुछ इस तरीके से है कि प्रश्न 1 से जो 20 तक जो आते हैं वो 1-1 अंक के होते हैं, तो 20 1-1 अंक के होंगे तो 20 कुल अंक हो जाते हैं इसके। फिर उसके बाद में आते हैं 21 से 29 तक आपके 2-2 अंकों के प्रश्न होते हैं, ये 9 प्रश्न आते हैं, तो ये 18 अंकों के हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 30 से 35 तक 4 अंकों के होते हैं और ये 6 प्रश्न होते हैं, तो 6 चौक 24, ये 24 अंकों के हो जाते हैं। और प्रश्न संख्या 36 से 38 6 अंकों के होते हैं, ये 6 अंक के, तो 6 18, यानी 18 मार्क्स हो जाते हैं। टोटल ये कुल अंक 80 हो जाते हैं। तो 20 अंक परियोजना के और 80 अंक आपके एग्जाम के, ठीक है, थियोरेटिकल पेपर के, तो कुल ये 100 अंकों का पेपर आपका हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं इसके क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तो जैसे 1 से 20 तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, सिंगल लाइनर होते हैं। तो उसमें आंसर आपको कुछ इस तरीके से देना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इनमें से आपको कोई एक चूज करना है। दूसरे, डेमोग्राफी का डेमोस या ग्राफीन मिलाकर कौन सी भाषा से लिए गए हैं, ये सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको आप पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, है ना। सही गलत क्या आ सकते हैं, सही कथन निकालना आ सकता है, ठीक है, या फिर किसी वाक्य को ठीक करने के लिए आ सकता है, जैसे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दुनिया में 4था नंबर है, तो कौन सा नंबर है वो ठीक करना है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 21 से 29 तक जो होती है वो प्रत्येक 2 अंकों की होती है। उसमें 50 शब्दों में उत्तर देना होता है, उसकी शब्द सीमा होती है, वो शब्दों की सीमा जो है उसी का पालन करना होता है। प्रश्न संख्या 30 से 35 तक प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंकों का होता है, अधिकतम 150 शब्दों में उस उत्तर को देना होता है। और प्रश्न संख्या 36 से 38 तक जो कि प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होता है, उसमें 250 शब्दों में वो उत्तर पूरा देना होता है। तो इस प्रकार से इनकी शब्द सीमाएं इन प्रश्नों की। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी एक वीडियो था, इसको सभी आप ध्यान से देख लेंगे और इसी के अनुसार अपने आगे की तैयारी करेंगे। तो आगे मिलते हैं फिर, धन्यवाद।